नेपाल के युवा आखिर इतने गुस्से में क्यों हैं? दीवार पर चढ़ गए, बैरिकेड्स तोड़ डाले और काठमांडू की सड़कों पर मार्च निकाल दिया। नेपाल में एक हफ्ते पहले हुई सबसे खतरनाक विद्रोह की घटनाओं के बाद जब सरकार को उखाड़ फेंक दिया गया तो पूरे देश में अराजकता फैल गई। गौरव पोखरेल ने इस शहर का एक नक्शा खींचा है ताकि हम समझ सके कि नेपाल के एक पीढ़ी के युवा आखिर विद्रोह के लिए क्यों उतर पड़े हैं। 9 सितंबर को मंजिल पोखरेल, जो 23 साल का है, नेपाल के संसद के पास पुलिस बैरिकेड्स पर खड़ा हुआ था। उसके चारों तरफ उमड़ते लोगों की भीड़ की वजह से वो डगमगा रहा था। कुछ ही पल बाद दोपहर 2:15 पर बैरिकेड्स गिर गए और वो खुशी से नाचने लगा। इसके आसपास सैकड़ों प्रदर्शनकारी चिल्ला रहे थे, लॉन्ग लिव जेन ज़ी। एक गूंजती आवाज जो काठमांडू के दिल को हिला रही थी और सरकार को घुटनों पर ले आई थी। पोखरेल को पता था कि उसने अपना काम कर दिया है। हम चारों तरफ फैले भ्रष्टाचार से तंग आ चुके थे, पोखरेल बताता है, जो झापा जिले में कोशी प्रांत के पूर्व नेपाल में एक हार्डवेयर की दुकान चलाता है। 12वीं कक्षा के बाद वो विदेश जाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वीजा नहीं मिला। अब वो ग्रेजुएशन करना चाहता है। भ्रष्टाचार नेपाल की राजनीति का एक पुराना हिस्सा रहा है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया ने खराब अर्थव्यवस्था और युवाओं के लिए गायब हो रहे कई मौकों के बारे में उल्लेख किया। इस पर गुस्से को एक नई धार मिल गई। ज्यादातर गुस्सा और निशाना देश के जड़ जमाए राजनीतिक सिस्टम पर था, जहां 3 मुख्य पार्टियां केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस और प्रचंड पुष्प कमल दहल की सीपीएन माओइस्ट सेंटर बारी बारी से सत्ता संभालती रही। ये नेता दशकों से कुर्सी पर चढ़ते उतरते रहे, लेकिन कुछ नहीं बदला। युवा कहते हैं कि ये बूढ़े चेहरे थक चुके हैं, लेकिन सत्ता नहीं छोड़ते। प्रदर्शन से पहले के दिनों की बात करें तो इसमें युवा पढ़े लिखे नेपाली आवाज, इसमें कई लोग शामिल हुए सिविल सोसाइटी से, जैसे युवा तो थे ही, इसके अलावा नेपाली आवाजें भी सुनाई दी। प्रदर्शन से पहले के दिनों में युवा कई नेपाली आवाजों के साथ जेन ज़ी के अम्ब्रेला के अंदर आ गए। अब एक्शन के लिए कॉल दे रही थी ये जेन ज़ी। ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया गया था, तो उन्होंने टिकटॉक जैसे कुछ एप्स या वीपीएन का सहारा लिया ताकि लोगों को घर से निकाल भी सके और सड़कों पर उतार सके। 4 सितंबर को सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, लिंक्डइन, रेडिट, सिग्नल और स्नैपचैट बंद कर दिए थे, क्योंकि वे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नए नियमों के तहत रजिस्टर्ड नहीं हुए थे। ये बैन फ्री स्पीच पर एक हमला बताया गया और विदेश में काम करने वालों से संपर्क टूटने का डर भी रहा। लेकिन युवाओं ने इसे और भड़काया। वे कहते रहे, सोशल मीडिया बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। नरेश, जो 26 साल के हैं, ये काठमांडू से अपने दिल की बात कहते हैं। पिछले 10 साल से चाहे कोई भी सरकारी दफ्तर जाऊं, देरी ही मिलती है। नरेश आगे कम से कम 2 मौकों का जिक्र करते हैं। वो बताते हैं जब उन्हें काम करने के लिए रिश्वत देनी पड़ी थी। एक बार बैंक में एक बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लिया, दूसरी बार स्कूटर फाइनेंस पर खरीदते समय। दोनों ही मामले में उन्हें इधर उधर भटकाया गया। आखिरकार हार मानकर पैसे दे दिए। एक बार पैसे दे दिए तो दफ्तर में घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मिडिलमैन के पास आधिकारिक सील तक थी। साफ है कि सरकार इसमें साझी है। वो गुस्से से कहते हैं, हम छोटे मोटे कामों के लिए जूझते रहते हैं, जबकि नेताओं के बच्चे लग्जरी लाइफ जीते हैं और हर महीने हमारे ही पैसे से विदेश उड़ते हैं। ये नेपो किड्स हमारे टैक्स पर ऐश कर रहे हैं। ऐसी ही रोजमर्रा की तकलीफों ने दुर्गा, जो 32 साल की है, जो काठमांडू में हार्डवेयर बिजनेस चलाते हैं, सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। वो कहते हैं, यही वजह है कि लोग सड़कों पर नेताओं को पीटते हैं और घरों में आग लगाते हैं। अगर हाल की घटनाओं से भ्रष्ट अधिकारी कल फिर वही पुराने दांव पेच आजमाने से डरे तो शायद ये गुस्सा व्यर्थ न जाए। इसके आगे एक और नेपाली, कृतिका दहाल, जो 25 साल की हैं, वो हाल ही में काठमांडू के पास ललितपुर के नेशनल लॉ कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही हैं। कहती है कि उन्हें एक्शन लेने के लिए प्रेरित किया एक एहसास ने कि कुछ तो तोड़ना पड़ेगा। हम रोज की खबरों से तंग आ चुके थे। छोटे सरकारी दफ्तरों से लेकर ऊंचे पदों तक भ्रष्टाचार। हमारे टैक्स कभी सही इस्तेमाल नहीं होते। सड़कें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल सब घटिया। फिर भी नेताओं के बच्चे लग्जरी में मस्त हैं। इसी का हमने विरोध किया।
कृतिका कहती है, सोशल मीडिया पर हमने नेताओं के बच्चों की विदेशी ट्रिप्स की तस्वीरें शेयर की जो टैक्स पेयर्स के पैसे से चल रही थी। इस बैन ने हमें और एकजुट कर दिया है। प्रकृति थापा 24 साल की काठमांडू के IIMS कॉलेज में स्टूडेंट सर्विस ऑफिसर हैं। कहती हैं कि सालों की राजनीतिक अस्थिरता ने युवाओं में गुस्से को और भड़काया। अगर एक स्थिर सरकार होती तो हम डेवलपमेंट पर फोकस कर पाते, लेकिन ये बूढ़े नेता पावर के साथ म्यूजिकल चेस खेलते रहे हैं। हम युवाओं की आवाज दबाते रहे हैं। अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, जॉब्स नहीं, विदेश जाने का सपना टूट रहा है। सब कुछ बंद सिस्टम की वजह से हो रहा है। काठमांडू में पहले प्रदर्शनों के बाद कैपिटल के प्रोटेस्ट हब मैतीघर मंडाला के पास मिलिट्री हेडक्वार्टर्स और न्यू बानेश्वर में संसद तक फैल गए। इसके अलावा 5 सितंबर को दूसरे शहर जैसे पोखरा, विराटनगर, भरतपुर, बुटवाल इन तक भी फैल गए। हजारों युवा सड़कों पर नजर आए, प्लैक कार्ड्स लिए, शट डाउन करप्शन एंड नॉट सोशल मीडिया, अर्बन सोशल मीडिया, यूथ्स अगेंस्ट करप्शन। 8 सितंबर को कैपिटल में प्रोटेस्ट तनावपूर्ण हो गया। युवा प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक मंडाला से न्यू बानेश्वर मार्च कर रहे थे। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश भी की वाटर कैनन से, लेकिन संख्या बढ़ती गई। संसद भवन की ओर जाते हुए प्रदर्शनकारियों ने एक ओवरपास पर रुककर वेकअप नेपाल का बैनर टंगा दिया, फिर आगे बढ़े। तभी पुलिस ने तैनाती बढ़ाई। बिना चेतावनी के टियर गैस और लाइव एम्यूनिशन का इस्तेमाल भी किया गया। इन्हीं घंटों में 19 लोग मारे गए। स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्रालय के मुताबिक 11 सितंबर तक 34 मौतें हो चुकी थी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये 51 तक पहुंची। मेरा दोस्त जो मेरे बगल में बैठा था, गोली लग गई और खून से लथपथ हो गया। अचानक और गोलियां चली। पुलिस सीधे लोगों पर निशाना साध रही थी। कुमार चौलगेन जो 24 साल के हैं, ये काठमांडू के एक स्टूडेंट हैं, ऐसा उनका कहना है। उसी दिन 9 सितंबर को कुमार उनमें से था जिन्होंने बैरिकेड्स तोड़े और संसद भवन में घुस गए। अंदर गुस्साए युवाओं ने नारे लगाए, जोर जोर से चिल्लाया, लॉन्ग लिव जेन ज़ी यूनिटी। उन्होंने नेपाल का राष्ट्रगान गाया और विधायकों के चेंबर को तोड़ना शुरू कर दिया। फिर किसी ने माचिस जलाई। न्यू बानेश्वर के ऊपर आसमान धुंधला हो गया धुएं से। जब भीड़ ने नई दौर की शुरुआत घोषित की, कुछ ने वन पीस के स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के झंडे लगाए और कुछ ने वन पीस के स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के झंडे लहराए, जैसे इंडोनेशिया के 2025 प्रोटेस्ट में भी हुआ था। कुमार कहता है, वो जीत का पल था। हमारे दोस्तों का खून न्याय मांग रहा है। ये पुरानी पार्टियों के लिए साफ संदेश है, कोई फिर भ्रष्टाचार की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन चीजें जल्द ही बेकाबू हो गई। अगले कुछ घंटों में काठमांडू अराजकता में चला गया। रामशाह पथ पर सुप्रीम कोर्ट और सिंघा दरबार कॉमन प्लेसेस में मंत्रालयों और दूसरी सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। नेताओं और उनके परिवारों को निशाना बनाया गया। उनके घर लूटे और जला दिए गए। हिल्टन होटल और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी जल गए। बुद्धा नीलकांठा में प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा के घर में घुसकर जोड़ों को पीटा, माफी मंगवाई। नेपाल आर्मी का हेलीकॉप्टर पहले PM ओली, उनकी पत्नी राधिका शाक्या और दूसरे मंत्रियों को उनके घरों से निकाल चुका था, लेकिन देउबा का परिवार फंस गया। सोशल मीडिया पर वीडियो दिखा, जोड़ा लड़खड़ा रहा था, घायल और अपमानित भी महसूस कर रहा होगा। पूर्व PM झालानाथ खनल के घर में भी आग लगाई गई। उनकी पत्नी रवि लक्ष्मी चित्राकर गंभीर रूप से जली। जेन ज़ी मूवमेंट के प्रमुख चेहरों ने बाद में हिंसा से खुद को अलग कर लिया। 9 सितंबर को तनुजा पांडे, एक जेन ज़ी एक्टिविस्ट, ने फेसबुक पर पोस्ट किया, गुंडे जेन ज़ी प्रोटेस्ट को मार रहे हैं, अब प्रॉपर्टी बचाओ, चोरी लूट फैल गई है। कृतिका दहल एक लॉ ग्रेजुएट हैं, कहती हैं, मूवमेंट का असली इरादा तबाही का नहीं था, लेकिन अवसरवादी तत्वों ने फायदा उठाया। जेन ज़ी सुधार ला सकता था, लेकिन इस लापरवाही ने देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे धकेल दिया है। संदेश लिंबू जो 19 साल के हैं, झापा में स्टूडेंट है, पुलिस की कार्रवाई में घायल हुए थे। वो कहते हैं, जब मैं संसद के सामने आवाज उठा रहा था, गोली लग गई। कुछ लोगों ने मुझे एम्बुलेंस तक पहुंचाया। वो सिविल हॉस्पिटल के बिस्तर से कहता है, संसद भवन के पास मेरे पिता ने प्रोटेस्ट से मना किया था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि स्टूडेंट्स पर गोलियां चलेंगी। अपने पैर पर बैंडेज के बावजूद लिंबू खुश है। हम राहत महसूस कर रहे हैं कि PM ओली को इस्तीफा देना पड़ा। इतिहास अच्छा बुरा फैसला करेगा, लेकिन अब हालात नेपाल आर्मी ने काबू कर लिए हैं। खैर, अब आगे का रास्ता क्या है? नेपाल आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिग्देल ने राजनीतिक ट्रांजिशन में मध्यस्थता की, जल्द से जल्द इंटरिम डिस्पेंसेशन सुनिश्चित करने को कहा है।
कुछ लोग कहते हैं कि आखिरी दिनों की घटनाएं नेपाल की कड़ी मेहनत से हासिल लेकिन नाजुक लोकतंत्र को तोड़ सकती हैं। वजह आंशिक रूप से दुर्गा प्रसाई जैसे फिगर्स की इन्वॉल्वमेंट है, जो कुछ महीने पहले प्रो मोनार्किक मूवमेंट लीड कर चुके हैं और मोनोक्राइज्ड बैकग्राउंड के जेनजी युवाओं की टॉक्स में भागीदारी रही। अभी तक जेनजी लीडर्स ने जोर दिया कि वे नेपाल के लोकतंत्र को बदलना नहीं चाहते। हम मौजूदा सिस्टम का विकल्प नहीं ढूंढ रहे हैं, हम संविधान के फ्रेमवर्क में आगे बढ़ रहे हैं। जेनजी एक्टिविस्ट रक्षा बाम ने कहा, जो आर्मी ब्रोकर नेगोशिएशंस में शामिल हुई, मौजूदा हालात में जरूरत के सिद्धांतों के तहत हमें एक इंडिपेंडेंट और क्रेडिबल फिगर के लीडरशिप में सिविलियन गवर्नमेंट बनाना चाहिए। 12 सितंबर की शाम को पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को देश के इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन का लीडर चुना गया। हामी नेपाल नामक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो 2015 में युवा मूवमेंट के रूप में शुरू हुआ, उसने रिकॉर्ड पर 1 लाख यूजर्स के साथ वर्चुअल मीटिंग की, पोल्स किए और कार्की को चुना गया। काठमांडू के युवा पॉलिटिकल एनालिस्ट नबीन तिवारी भी कहते हैं कि मोनार्की अब ऑप्शन नहीं। नेपाली 240 साल मोनार्की में रहे, कोई वापस नहीं जाना चाहता। हमें डेमोक्रेटिक तरीके से संवैधानिक सर्वोच्चता बनानी है। देश को वाकई जरूरत है कि आखिरी 3 दशकों से राज करने वाले वही राजनीतिक नेता आखिरकार साइड हो जाए। ये वो नेता हैं जिनके बारे में मैं स्कूल में पढ़ा करता था, लेकिन आज भी सत्ता से चिपके हैं। यही वजह है कि पब्लिक का गुस्सा उफान पर चला गया। कुमार चालकिन, जो 24 साल के हैं, वो संसद कॉम्प्लेक्स पर प्रोटेस्ट करने वालों में था। वो कहता है कि जवाब खुद में है। हमें अभी भी एक स्थिर सरकार चाहिए जो जेन जी की स्पिरिट समझे। लीडरशिप नई पीढ़ी से आनी चाहिए। ये खबर लिखी थी काठमांडू बेस्ड जर्नलिस्ट ने और मेरा नाम है उहिनी। आप देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता। शुक्रिया।